आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास न्यूटन्स मेथड ऑफ फाइंडिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड लैपलेस करेक्शन। तो ये जो आज का लेक्चर है ये असल में कॉन्टिन्यूटी है आपके पास फाइंडिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर यूजिंग न्यूटन मेथड्स की, जिसमें हमने ये जाना था कि जो साउंड है वो असल में वेव्स हैं और साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में। और न्यूटन ने ये कहा था कि साउंड वेव्स इस तरह से ट्रेवल करती हैं कि जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता। तो उसकी बुनियाद पर हमने असल में बॉयल्स लॉ का इस्तेमाल करके हम एक फाइनल रिजल्ट पर पहुंचे थे, जिसमें आपके पास जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो असल में आपके पास निकल कर आता है स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के, जिसको असल में हम इलास्टिक मॉडुलस भी कहते हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि खास करके वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रहा है, इस वजह से इस इलास्टिक मॉडुलस को हम बल्क मॉडुलस कहेंगे, क्योंकि स्ट्रेस लगने की वजह से एक्चुअली आपके पास वॉल्यूम के अंदर स्ट्रेन पैदा हो रहा है। इस वजह से हम बल्क मॉडुलस का नाम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ आप इससे पुराने लेक्चर्स में ही पहले ये भी पढ़कर आ चुके हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड v है, या बेहतर है मुझे कहना चाहिए जो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्योंकि साउंड वेव्स असल में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो हमें स्पेसिफिक हो जाना चाहिए कि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। तो वो जो स्पीड ऑफ साउंड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ, जो कि असल में बराबर होती है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द मीडियम, जो कि हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि रो जो है डिवाइडेड बाय रो, जो कि असल में डेंसिटी ऑफ द मीडियम है। और हमारे इस सिनेरियो के अंदर क्योंकि साउंड वेव्स असल में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और ये साउंड वेव्स ट्रेवल कर रही हैं किस मीडियम के अंदर, आपके पास एयर मीडियम के अंदर, तो जो डेंसिटी ऑफ द मीडियम होगी वो असल में आपके पास एयर होगी। तो जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है उसमें होना तो ये चाहिए कि उस मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ वेव है, यानी कि यहाँ पर साउंड वेव है, उसकी स्पीड क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। लेकिन कम वो नहीं होती। क्यों? जैसे कि मिसाल के तौर पर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो फास्टर होती है सॉलिड्स में एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। हालांकि जो डेंसिटी सॉलिड्स की है वो ज्यादा होती है बनिस्बतन लिक्विड और गैसेस के। और डेंसिटी का मतलब क्या होता है, किसी गिवन वॉल्यूम के अंदर कितना मैस समाया हुआ है। तो अब होना तो ये चाहिए था कि आपके पास गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सॉलिड्स में क्या आ रही है, वो ज्यादा आ रही है। वो इसकी वजह ये है क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड सिर्फ डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे नहीं डिपेंड कर रही, बल्कि इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द मीडियम पे भी डिपेंड कर रही है। और इलास्टिक मॉडुलस असल में आपको क्या बताता है, किसी मटेरियल की स्टिफनेस, यानी कि वो कितना सख्त है। तो सॉलिड्स के अंदर असल में आपके पास ये जो इलास्टिक मॉडुलस का फैक्टर है वो डोमिनेट कर जाता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस में, जिसकी वजह से असल में आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो एक्चुअली सॉलिड्स में फिर क्या होती है, वो ज्यादा होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपके पास जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रेवल कर रही हैं, तो जो साउंड वेव्स की स्पीड है वो हमारे पास इस एक्सप्रेशन से डिटरमिन होगी। अब इसमें आपके पास अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो इलास्टिक मॉडुलस है, जो कि असल में बल्क मॉडुलस निकल कर आया है, वो असल में किसके बराबर है, वो प्रेशर के बराबर निकल कर आया। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे कि साउंड वेव्स, उनकी स्पीड एयर में मालूम करने के लिए इस इलास्टिक मॉडुलस की जगह हम पुट कर सकते हैं प्रेशर। तो फिर जो v है मेरे पास वो असल में आ जाएगा आपके पास v इज इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस की जगह आपके पास आ जाएगा असल में प्रेशर, जो कि p है आपके पास, और साथ आ जाएगी आपके पास डेंसिटी ऑफ द मीडियम, जो कि रो है, जो कि यहां पर जो डेंसिटी होगी वो किसकी होगी, एयर की। अब हम ये मान रहे हैं कि आपके पास जो हवा है वो असल में स्टैंडर्ड टेम्परेचर पोटेंशियल कंडीशन के अंदर है, जिसका मतलब असल में ये होता है कि जो प्रेशर है वो असल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और वो जो प्रेशर है वो हम ले रहे हैं 1 atm, ठीक है। जबकि जो टेम्परेचर है वो आप लेते होते हैं सिनेरियो के अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं यहाँ पे 0, तो अब हम ये जो 1 atm प्रेशर है वो यहाँ पर पुट करेंगे, लेकिन अब ये जो atm है ये असल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसको असल में हम जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो आपके पास ये जो 1 atm होता है ये एक्चुअली असल में आपके पास 101 और 325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के असल में बराबर होता है, क्योंकि प्रेशर असल में क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड ओवर एरिया। यानी कि अगर ये कोई एरिया है जैसा कि ये, और इसके ऊपर क्या लग रही हो, फोर्स लग रही हो, तो जो फोर्स इस एरिया पे लग रही है उसको असल में हम क्या कहते हैं, प्रेशर। जबकि जो डेंसिटी ऑफ एयर है आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो असल में है आपके पास 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और चेक करते हैं कि कितनी स्पीड ऑफ साउंड
एयर के अंदर निकल कर आ रही है न्यूटन के मेथड से। जब आपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन का इस्तेमाल किया तो जो प्रेशर की वैल्यू है वो आपके पास है 101, 325 7 आ जाएगा इधर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास नंबर आ जाएगा कौन सा 1.293। फिर मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर पहले सबसे इन नंबर्स को कैलकुलेटर की मदद से क्या करूंगा, डिवाइड करेंगे हम। तो मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ वैल्यू प्रेशर की जो कि है 101,325 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा डेंसिटी जो कि है 1.293। तो इसका जवाब आ गया हमारे पास 78,364.26। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 78,364.26। अब हम इस नंबर का क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट लेंगे। तो जो स्पीड ऑफ साउंड एयर में आपके पास कैलकुलेट होकर आएगी वो असल में कैलकुलेटर की मदद से मैं इसी नंबर का जब स्क्वायर रूट करता हूं यहां पर तो आपके पास आंसर आता है 279.93। तो मैं इसको लिख लेता हूं 279.9, जिसको हम राउंड ऑफ करके, क्योंकि ये नंबर 5 से क्या है बड़ा है, तो आपके पास ये राउंड ऑफ होके कितना हो जाएगा 280, जबकि स्पीड का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो ये वो रफ्तार है जिसके साथ साउंड वेव्स एयर में क्या कर रही होंगी, ट्रैवल कर रही होंगी। और ये सारी की सारी आपके पास थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है जो कि अभी तक हमने डिटरमिन की। किस अंदाजा, किस तरीकेकार से, जो न्यूटन ने मेथड प्रपोज किया था। लेकिन फिजिक्स में आपके पास दो तरह की कैलकुलेशन होती है। एक तो वो कैलकुलेशन है जैसे कि आपने यहां पर इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की और उससे आपके पास एक आंसर निकल कर आ गया स्पीड ऑफ साउंड का। तो ये जो है असल में आपके पास थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है। तो थ्योरेटिकली आपके पास 280 मीटर पर सेकंड आ रहा है। लेकिन फिजिक्स में जिन चीजों को आप थ्योरेटिकल कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम उनको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करें तो इसी तरह जो स्पीड ऑफ साउंड है, जब इसको एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सामने हमारे निकल कर आई वो असल में आई, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू स्पीड ऑफ साउंड असल में आई 332 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यह हुआ कि असल में आपके पास थ्योरेटिकल कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच नहीं कर रही। तो इससे हम यह खस कर सकते हैं कि आपके पास थ्योरेटिकल कैलकुलेशन इनकंसिस्टेंट है विद एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो अगर आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ इनकंसिस्टेंसी आ रही है थ्योरेटिकल वैल्यू की, यानी कि वो मैच नहीं कर रही, इसका मतलब है कि जो असल में न्यूटन ने अजम्पशन की थी कि आपके पास जो साउंड ट्रैवल करता है कंप्रेशन और रेरफेक्शन की फॉर्म में, वो असल में आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर ट्रैवल करता है जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता। और इसी की बुनियाद पर हमने सारी कैलकुलेशन की है। तो इसका मतलब है कि उसने ये जो अजम्पशन की है इसमें कुछ मसाइल हैं जो उसने सही तरीके से एड्रेस नहीं किए, या कुछ कमियां कोताहियां हैं जो उसकी नजर में नहीं आई, जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थ्योरेटिकल रिजल्ट्स के साथ मैच नहीं कर रहे। तो फिर कोई तो होना चाहिए था ना जो कि इस इनकंसिस्टेंसी को एक्सप्लेन करे, या वैल्यूज के अंदर जो इनकंसिस्टेंसी इसको एक्सप्लेन करे। तो उसको असल में तो लैपलास वो साइंटिस्ट था जिसने एक्सप्लेन किया इनकंसिस्टेंसी इन थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो इस वजह से असल में हमने, या हम इनको क्या कहते हैं, लैपलास करेक्शन भी कहते हैं, यानी कि लैपलास ने करेक्शन की इस चीज में कि जो थ्योरेटिकल रिजल्ट है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ चूंकि मैच नहीं कर रहा था, तो उसने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की और वो उसने सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाया। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, लैपलास करेक्शन। तो जो लैपलास था उसने जो न्यूटन की अजम्पशन थी आइसोथर्मल कंडीशन की, इसको रिजेक्ट किया और कहा कि ऐसा नहीं कि जब आपके पास साउंड वेव्स एयर में ट्रेवल कर रही हो तो वो आइसोथर्मल कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। यानी कि लैपलास ने क्या कहा कि उसने रिजेक्ट कर दिया किसको, ये जो आइसोथर्मल कंडीशन थी जो प्रपोज की थी किसने, असल में न्यूटन ने। तो फिर रिजेक्ट करने की कोई ना कोई वजह होनी चाहिए और फिर अल्टरनेट पॉइंट भी पुट करना चाहिए। तो लैपलास ने कहा कि यहां पर आपके पास आइसोथर्मल कंडीशन नहीं है, बल्कि जब साउंड वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं कंप्रेशन से रेरफेक्शन या रेयर से कंप्रेशन की तरफ, तो आपके पास यहां पर एक एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा होता है, ना कि आइसोथर्मल प्रोसेस या आइसोथर्मल कंडीशन। और एडियाबैटिक प्रोसेस असल में आपके पास क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें ना तो हीट इंटर करती है ना ही हीट लीव करती है सिस्टम को। और सिस्टम वो चीज है जिसको आप अभी क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हो। तो लैपलास ने जब आइसोथर्मल कंडीशंस को रिजेक्ट किया तो उसने ये आर्गुमेंट पेश किया कि कंप्रेशन के अंदर चूंकि हमने ये कहा था कि जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर रहा होता है, तो उसने ये प्रपोज किया कि जब प्रेशर असल में बढ़ता है तो उसकी वजह से कंप्रेशन पर आपके पास जो टेम्परेचर है वो फिर क्या होना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये
गैसेस की अंदर प्रॉपर्टी होती है ना कि गैसेस जो है वो एक लॉ आप पढ़ के आए हैं अमोंटन्स लॉ, जो कि ये बताता है असल में कि प्रेशर के बढ़ने से गैस के टेम्परेचर क्या होता है वो इंक्रीज होता है, या फिर अल्टरनेटिवली आप यूं भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर भी क्या होता है इंक्रीज होता है। इस वजह से कंप्रेशन पर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से टेम्परेचर क्या होना चाहिए इंक्रीज होना चाहिए, जबकि रेयर फ्रैक्शन के अंदर आपके पास आपने ऑब्जर्व किया था कि आपके पास जो प्रेशर है वो एक्चुअली डिक्रीज होता है, तो इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए वो फिर डिक्रीज होना चाहिए। तो असल में तो आपके पास फिर ये हुआ कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में तो टेम्परेचर का फर्क आ रहा है, तो टेम्परेचर इसका मतलब है कांस्टेंट ही नहीं रह रहा। तो फिर जो न्यूटन ने बात कही थी कि जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वो अपनी बात से क्या हो जाता है गलत साबित हो जाता है। तो जब अपनी वो बात से गलत साबित हो जाता है तो जो न्यूटन्स मेथड था उसमें आपने किस लॉ का इस्तेमाल किया था, बॉयल्स लॉ का ना। इसका मतलब है हमारे इस सिनेरियो के अंदर फिर बॉयल्स लॉ अब एप्लीकेबल ही नहीं रहा। और बॉयल्स लॉ बजाते खुद क्या कहता है कि जो वॉल्यूम है वो आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के, जब टेम्परेचर क्या रहे कांस्टेंट। उसके साथ साथ लैप्लास ने एक दूसरा जो आर्गुमेंट पेश किया अपनी जो उसकी बात थी एडियाबैटिक प्रोसेस की, क्योंकि अगर उसने ये कहा कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस फॉलो करता है तो वजह भी तो होनी चाहिए ना, तो वो इस वजह से क्योंकि आपके पास ये जो हवा है ये एक अच्छा इंसुलेटर है, यानी कि बुरा कंडक्टर है हीट का। इसका मतलब है हीट आसानी के साथ फ्लो नहीं कर सकती। तो वो ये मानकर चला कि चाहे कंप्रेशन हो रहा हो चाहे रेयर फ्रैक्शन हो रहा हो, आपके पास ना कंप्रेशन में और ना ही रेयर फ्रैक्शन में ना तो हीट कोई इंटर हो रही होगी या कोई हीट गेन हो रही होगी, और ना ही किसी किस्म की हीट क्या हो रही होगी लूज हो रही होगी। तो ये वो पॉइंट था जिसको वो लेकर ये बुनियाद बुनियाकर चलता है, और इससे फिर वो आपके पास ये जो थ्योरेटिकल इनकंसिस्टेंसी थी आपके पास न्यूटन मेथड्स के अंदर उसको ये फिर एक्सप्लेन करेगा, और इसकी जो डेरिवेशन है वो अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर का हिस्सा बनेगी। तो आज हमने एक तो न्यूटन मेथड में क्या कमी थी उसको जाना, फिर उस कमी की वजह को एक्सप्लेन किया, और फिर क्या बेहतरी लाई जा सकती है ये की है लैप्लास ने उसको एक्सप्लेन किया, और क्यों ऐसा करना चाहिए उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन सब की डेरिवेशन करेंगे और दोबारा स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करेंगे, लेकिन लैप्लास के तरीके से। तो आज हमने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर यूजिंग न्यूटन मेथड ऑफ फाइंडिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड लैप्लास करेक्शन के बारे में स्टडी किया।